हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 में नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, जिसका टॉपिक है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये सेक्शन 86 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है और इसी के अंडर एक चैप्टर है, सब चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, जो अभी जिसके रिगार्डिंग हम पूरा का पूरा डिस्कशन आज करने वाले हैं। वो है म्यूनिसिपैलिटीज की मीटिंग एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम आज पूरे के पूरे इस चैप्टर में मीटिंग्स के बारे में और जो उस मीटिंग्स में किस तरीके से चीजें होती हैं, उसी के इर्द गिर्द हम सारी चीजें आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि कितने टाइप्स की मीटिंग होती है जो यहाँ बुलाई जाती है, कितने टाइम पे बुलाई जाती है, कौन सी प्लेस पे बुलाई जाती है, क्या उसका कोरम होता है, कौन उसको प्रिसाइड करता है, कैसे उसके डिसीजन होते हैं, कैसे उस मीटिंग में डिसीजन होते हैं, कैसे उस डिसीजन के बाद क्या जो जो पूरा का पूरा जो मीटिंग में जो मुद्दा डिस्कस किया है कैसे उसको जो है आपका पब्लिक में बताया जाता है। उसी के बाद किन किन लोगों की जो है इसमें जो अटेंड कर सकते हैं उन लोगों को बताया गया है कि कोई स्पेशल आदमी है कौन अटेंड कर सकते हैं, कुछ जनरल आदमी बताए गए हैं कि जो इसको मीटिंग को अटेंड करते हैं। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअली जो ये सारी की सारी मीटिंग होती है इसको कैसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। आप जब आखिर में सारी की सारी मीटिंग ओवर हो जाती है उस टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहला क्लॉज दे रखा है वो ये कह रखा है कि देखिए, एक मीटिंग तो आपकी एवरी मंथ, हमेशा एक महीने में आपकी जो है, जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी बनती है उसके बाद आपको एक मीटिंग हर महीने तो करनी ही है, ठीक है। और आपको जो है जो नोटिस में भी बुलाई जाती है, ये तो देखिए क्या है, ये रेगुलेशंस क्या है, हर महीने एक नोटिंग बाय रेगुलेशंस तो चल ही सकती है, लेकिन क्या है आप नोटिस से भी मीटिंग बुला सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके होते हैं मीटिंग बुलाने के। और देखिए इसमें आपका जो मिनिमम जो मीटिंग्स जो रेगुलेशंस के द्वारा जो चलाई जाती है वो एक मीटिंग तो हमेशा आपको बुलानी ही होगी। तो मीटिंग की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ये जो इलेक्टेड आदमी हैं जो आए हैं मेंबर्स, और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, तो ये लोग जो होते हैं इनका कुछ तो काम होगा। तो कुछ काम क्या होगा, ये जो है एज अ होल जब काम करते हैं, कहने का मतलब ये म्यूनिसिपैलिटी बन के जब काम करते हैं तो उनका मेन काम, मेन ड्यूटीज होते हैं मीटिंग्स ही कराना होता है। इसी मीटिंग्स में सारे मुद्दे रखे जाते हैं, उन्हीं मीटिंग्स में उन मुद्दों पे क्या डिसीजन होता है, वोटिंग होती है, और जो भी मेजोरिटी डिसीजन है वो मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मीटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है म्यूनिसिपैलिटी का। यहीं पे एक थोड़ा सा कंपैरिजन करा लेता हूँ। आपका यूपी पंचायत राज एक्ट है 1947 में, इसमें भी जो है मीटिंग्स के बारे में क्या रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कितनी मीटिंग्स होंगी, ये सब जगह डिफरेंट है। तो जैसे अगर हम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन देखें, तो हम म्यूनिसिपैलिटी को कंपेयर करें पंचायत के इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ कितनी मीटिंग होती है। तो वहाँ पे भी एक तरीके से जनरली तो यही कह रखा है कि जो है हर महीने एक मीटिंग होगी, ठीक है, हर महीने एक मीटिंग होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उसमें एक और चीज बता रखी है कि आपका जो एक दो मीटिंग होती हैं उनमें आपस में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उससे अगर हम इन्फर करें, उससे अगर जो हम डिड्यूस करें, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 6 मीटिंग तो एटलीस्ट पंचायत में होनी ही चाहिए। और अगर इसको हम सिमिलरली कंपेयर करें म्यूनिसिपैलिटी में कि यहाँ कोई मिनिमम नंबर दे रखा है, तो यहाँ मीटिंग का कोई मिनिमम नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ तो सीधे कह रखा है 12 मीटिंग तो आपको करनी ही है। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो 12 मीटिंग, मिनिमम नंबर 12 मीटिंग तो करनी ही है। उसके अलावा अलग से नोटिस देके भी मीटिंग्स हो सकती हैं, वो भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये मीटिंग्स जो है इस तरीके से बताई गई हैं। और देखिए थोड़ा सा और डिस्टिंक्शन अगर जो हम देख लें कि ये जनरल मीटिंग के बारे में करी जाती है, जो 12 मीटिंग है जनरल मीटिंग्स होंगी, जनरली जनरल मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होगा। और ये नोटिस वोटिस पे जो मीटिंग होंगी, ये क्या, ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मुद्दा हो गया होगा,
उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग्स जो है एक तरीके से बुलाई जाती है। तो वो जो शुरू वाली मीटिंग्स है उनको हम अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि जनरल मीटिंग है, और अगर हम दूसरी वाली मीटिंग्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स है, क्योंकि नोटिस वगैरह से बुलाई जा रही है। ठीक है, इसी नोट अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें भी एक दो एक्सेप्शन है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भले ही कोई चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करी जाती हो, लेकिन जब प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात आती है तो उस सिचुएशन में नोटिस भेजना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कहलाई जाती है। तो हम वो आगे देखेंगे, अभी हम उसको छोड़ देते हैं ये चीज। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने आपका इंस्टीट्यूशंस में कंपेयर किया दो। ठीक है, अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें तीनों को आपस में, कैसे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ये जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, ये अगर हम तीनों को आपस में कंपेयर करें तो इनकी मीटिंग्स भी अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करें तो कैसे कैसे होती हैं समझ लेते हैं। मिनिमम मीटिंग्स कितनी होती हैं, तो मिनिमम जो है ग्राम सभा में 2 मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, उसी के बाद मैंने आपको जैसे बताया ग्राम पंचायत में आप कह सकते हो, इन्फ्रेंस है, सीधे तौर पे नहीं दे रखा उस सेक्शन में, कि मिनिमम 6 हो सकती हैं और आपकी 12 तो होती ही है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 6 हो सकती है। और यहाँ अगर म्यूनिसिपैलिटी के केस में देखें तो यहाँ तो 100% आपको 12 की 12 करनी है, हर महीने करनी है। ठीक है, ये हमको नंबर ऑफ मीटिंग्स पता चल गया मिनिमम, और हम कह सकते हैं कि जो हमको मैंडेटरी मीटिंग्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे पता चलेगा। इसी के बाद सब क्लॉज 2 देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ देखिए ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। जैसे ग्राम पंचायत जो इंस्टीट्यूशन था वहाँ जो होती है प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो मीटिंग बुलाए, लेकिन अगर प्रधान नहीं बुलाता है तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उस मीटिंग को बुलाती है। तो यहाँ भी क्या कह रखा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट में कन्वीन अ मीटिंग, कहने का मतलब प्रेसिडेंट बुला सकता है मीटिंग, और वो कब कब बुलाएगा, जब एक तो वो खुद सही समझे, यानी जो नॉर्मल जनरल मीटिंग से जब भी उसको जो नॉर्मल मुद्दे डिस्कस करने हैं वो बुला सकता है मीटिंग। इसी के बाद क्या होती है, ये तो हुई जनरल मीटिंग जो ये बुला रहा है प्रेसिडेंट। इसी के बाद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, यहाँ दे नहीं रखा स्पेसिफिकली, लेकिन हम इन्फ्रेंस से इस बात को समझते हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जो मैंने यहाँ सर्कल करके आगे बता रखी है कि ये जो है एंड शैल अपॉन रिक्विजिशन इन राइटिंग, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को कोई रिक्वेस्ट दी जाती है लिख के राइटिंग में, और वो भी किसके द्वारा, कम से कम 1/5 जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, जो म्यूनिसिपैलिटी के 1/5 मेंबर्स हैं, और या क्या किया जाता है उसमें राइटिंग अगर रिक्वेस्ट में नहीं करी जाती तो एक प्रेसिडेंट को क्या सिर्फ एक सर्विस कर दी जाती है कि देखिए साहब आप हम ये मीटिंग रख रहे हैं, आप इस मीटिंग को बुलाएं ना बुलाएं लेकिन हम रख रहे हैं ये मीटिंग, तो उसको सिर्फ सर्व कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को नोटिस कि यहाँ पे इस तारीख को मीटिंग होनी है। ठीक है, उसमें आप रखें ना रखें इट इज इमटेरियल। या फिर क्या किया जाए, एक रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके एक चिट्ठी लिख के और उसमें पोस्ट कार्ड लगा के कि भाई जो प्रूफ हो कि एक्नॉलेजमेंट की वहाँ रिसीव हो गई है म्यूनिसिपैलिटी में, इस तरीके की भी एक चिट्ठी भेजी जा सकती है कि हम मीटिंग करा रहे हैं, और ये मीटिंग जो है म्यूनिसिपैलिटी को इसको इन्फॉर्म कर दिया गया है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से। तो ये 3 तरीके होते हैं जिन तरीकों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, जो 1/5 मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और ये 1/5 मेंबर्स जैसे ही ये मीटिंग बुलाएंगे उसके 15 डेज के अंदर, ठीक है, 15 डेज कहाँ से, डेट ऑफ सर्विस। ठीक है, जिस दिन भी सर्विस हो जाएगी, या फिर सर्विस किसकी हो जाएगी, प्रेसिडेंट को सर्विस हो जाएगी मीटिंग बुलाने के बारे में, या फिर क्या है रिसीव कर लिया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा वो जो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, या फिर रिक्विजिशन जो है जो रिक्वेस्ट करी है वो जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती, उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है सब क्लॉज है, बीन्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और यहाँ से बहुत ही सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एचजीएस में वो भी निकल के आते हैं। तो थोड़ा टेक्निकली कनेक्ट करिएगा, करके रखिएगा और कंपैरेटिवली इसको समझिएगा। ठीक है, अभी इसको प्रोवाइजो समझ लेते हैं और उसके बाद मैं कंपेयर कराऊंगा ग्राम पंचायत से, यहाँ पे आपको जो उसकी मीटिंग्स होती है। तो प्रोवाइजो, यहाँ एक एक्सेप्शन दे रखा है,
यहाँ पे ये कह रखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर जो चाहे तो पोस्टपोन भी कर सकता है मीटिंग। ठीक है, ये जो मीटिंग बुलाई गई है, नॉर्मल मीटिंग जो है, नॉर्मल मीटिंग की बात कर रखा है। उन मीटिंग को, जो नॉर्मल मीटिंग जनरल मीटिंग्स है, उनको वो क्या कर सकता है, पोस्टपोन यानी एडजर्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सी वाली मीटिंग्स को वो एडजर्न नहीं करेगा, वो वाली मीटिंग्स जो रिक्वेजिशन यानी रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है मेंबर्स की, ठीक है, उन मीटिंग्स को ये एडजर्न नहीं करेगा। और क्या एडजर्न करते हुए उनको नोटिस दे देगा सिंपल सा कि भाई ये जो है जो मैंने मीटिंग रखी थी, जनरल मीटिंग थी, कुछ मुद्दा डिस्कस करना था और ये किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से इस मीटिंग को कहीं किसी और डेट में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो जनरल मीटिंग से सिर्फ उन्हीं को ही पोस्टपोन एडजर्न कर सकता है, इसके अलावा किसी मीटिंग को ये एडजर्न नहीं करेगा। स्पेशली कौन से वाली, जो रिक्वेजिशन यानी रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है मेंबर्स की। आप थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। ये जो रिक्वेस्ट पे बुला रहे हैं मेंबर्स, ये मुद्दा कुछ ना कुछ सीरियस है। ठीक है, हो सकता है कोई आपकी प्रेसिडेंट के खिलाफ एलिगेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने की ही मीटिंग बुलाई गई हुई है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस की मीटिंग हुई है। तो ऐसी मीटिंग्स में मैंने जैसे ऊपर बताया कि सारी की सारी मीटिंग्स जो कौन बुला रहा है, ये प्रेसिडेंट बुला रहा है। तो अगर जो उसके ही खिलाफ कोई मीटिंग बुलाई जाएगी, क्या कभी वो इंटरेस्टेड होगा मीटिंग बुलाने में? वो कभी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में ये एक ऑल्टरनेट रास्ता दे रखा है कि 1/5 मेंबर्स अगर इस तरीके से जो है मीटिंग बुलाते हैं, तो वो जो है प्रेसिडेंट को तो कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि मीटिंग बुलाओ। लेकिन अगर प्रेसिडेंट खुद ना बुलाए तो उस सिचुएशन में वो लोग क्या कर सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी को एक रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू देके कि भाई हाँ हम कर रहे हैं मीटिंग, प्रेसिडेंट तो बुला नहीं रहा लेकिन हम तो करेंगे ये मीटिंग। इस तरीके से भी वो करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। और जैसे ही वो इस तरीके से बुलाएंगे तो विद इन 15 दिन के अंदर अंदर जब भी वो सर्विस हुई है उस मीटिंग की, उसको मीटिंग को उनको कराना जरूरी होगा। तो ये जो है पूरा का पूरा आप समझेंगे कि जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये क्या फर्क है। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो कहीं भी प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और वो लोगों के जो है कुछ जो मेंबर्स हैं, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट अगर उन्होंने फॉलो कर रही है, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू वगैरह इन्होंने किसी तरीके से इंफॉर्मेशन भेज दी है मीटिंग की, तो वो मीटिंग जो है होगी। अन्यथा अन्यथा अगर जनरल मीटिंग है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो उसको एडजर्न कर सकता है और कोई फर्दर डेट रख सकता है जिस दिन वो मीटिंग बुलाई जाए और उसके बारे में नोटिस से सबको इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पूरा का पूरा सब क्लॉज 2 जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। अब यहीं पे अगर हम एक डिफरेंस देखें, डिफरेंस जो देखें कि जो पंचायत में डिफरेंस है, पंचायत के साथ जब हम ये कंपेयर करते हैं सब क्लॉज 2, तो क्या डिफरेंस है? देखिए वहां क्या है, वहां एक ऑल्टरनेट रास्ता और बता रखा है। वहां ये बता रखा है कि अगर जो प्रधान है अगर मीटिंग नहीं बुलाता है तो उस सिचुएशन में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो मीटिंग बुला सकती है। ठीक है, इवन जो है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी तो बुला सकती है, ग्राम सभा भी बुला सकती है उस मीटिंग को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहां क्या, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक एडिशनल जो है आपकी अथॉरिटी है जिसको पावर है कि मीटिंग नहीं बुलाई गई है तो वो बुला सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सारी की सारी मेंबर्स, यहाँ की सारी पावर्स जो है मेंबर्स को ही दे दी गई है। कोई बाहर की अथॉरिटी आके इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ के मेंबर्स ही इतने स्ट्रांग हैं और उनको ऐसे प्रोसीजर्स दे रखे हैं जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि जिनसे वो खुद ही मीटिंग बुला सकते हैं और उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पंचायत में। यहाँ ऐसी किसी एडिशनल अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं। तो खुद ही यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि मेंबर्स बहुत पावरफुल हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये हम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेक्शन जिनमें हम लोग ये डिफरेंसेस देखते हैं तो वो सेक्शन 11 होता है और 12B होता है जब हम पंचायत राज एक्ट देख रहे हैं। तो आप 11 में जब हम बात करते हैं तो जो है ग्राम सभा की मीटिंग की बात करते हैं, और जब हम सेक्शन 12B देख रहे होते हैं तो हम ग्राम पंचायत की मीटिंग की बात कर रहे होते हैं। और जब हम यहाँ 86 का जो सेक्शन 86 है देख रहे होते हैं, तब हम म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग बात कर रहे होते हैं। तो ये अलग अलग मीटिंग्स हैं जिनको हमें देखना है और इनको सारा का सारा हमको डिटेल समझना है, तभी हम लोग जो है कंपेरेटिवली इनको याद रख पाएंगे। इसी के बाद सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि देखिए ये क्या है आपका यहाँ पे
यही क्या रखा है कि ये जो मीटिंग्स हैं जो हो रही हैं, जो ऊपर जनरल मीटिंग्स हैं, वो क्या है एडजर्न करी जा सकती हैं, और एक फर्दर उन मीटिंग्स के बाद उसमें जो है फर्दर एडजर्न भी करी जा सकती है। यानी एक बार आपने उसको पोस्टपोन किया और उसके बाद फिर जो डेट रखी उसको भी आपने फर्दर पोस्टपोन कर दिया। तो कहने का मतलब 2 एडजर्नमेंट इस मीटिंग्स में हो सकती है। इसी के अलावा सब क्लॉज 4 देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये प्लेस बताता है कि कहाँ जो है ये मीटिंग होगी, कहाँ कराई जाएगी। तो ये क्या है, सिंपल रूल, जनरल रूल ये है कि म्युनिसिपल ऑफिस में कराई जाएगी। लेकिन ये है कि ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमेशा म्युनिसिपल ऑफिस में हो। ये किसी कन्वीनियंट प्लेस पे भी हो सकती है, अगर जो नोटिस देके बताया गया हो कि अदर कोई ऐसी जगह जहाँ सब लोग पहुंच सके और वहाँ नोटिस उनको दिया गया हो इस बात का, तो वहाँ पे भी उस जगह भी कराई जा सकती है। तो ये प्लेस ऑफ मीटिंग की बात करता है सब क्लॉज। ठीक है। इसी के बाद सब क्लॉज 5 जो है आपका, ये कहता है, ये एक जो है बात करता है कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ जो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट को एक ड्यूटी दे रखी है कि ये क्या करेगा, ये जो है जैसे ही मीटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद इसी को पता होता है कौन कौन मेंबर्स ने अटेंड करी है मीटिंग्स। ठीक है। तो ये एक जो है खबरी का काम करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। ये कहता है उसको कि भाई जो मीटिंग है मैंने कराई थी, और इन मीटिंग्स में देखिए सब आ रहे हैं लेकिन कुछ मेंबर्स जो कि नहीं आ रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, 3 मीटिंगों से लगातार नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है कुछ मेंबर्स हैं जो नहीं आ रहे हैं, इनकी लिस्ट में आपको पकड़ाता हूँ और आप जो है अप्रोप्रिएट डिसीजन लीजिए। देखिए अप्रोप्रिएट डिसीजन की अगर जो बात करी जाएगी, तो अप्रोप्रिएट डिसीजन क्या होता है यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि ये डिस्क्वालीफाई कर सके किसी आदमी को, अगर जो वो 3 मीटिंगों तक लगातार नहीं आता है। तो यहाँ से जैसे शुरुआत में मैंने बात करी थी कि मेंबर्स और प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होके हैं, इनका मुख्य ड्यूटी क्या है, मीटिंग्स करना, और उन मीटिंग्स में ही आप नहीं आ रहे तो फिर आपके इलेक्ट होने का फायदा क्या। तो ये जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है खबरी का काम करता है प्रेसिडेंट, कि कौन नहीं आया उसकी सूचना देता है, उसका पूरा का पूरा ये सबूत देता है, और सबूत देने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है मेंबर को, अगर जो ये सच पाई जाती है कि वो 3 मीटिंग्स तक लगातार नहीं आया है कोई भी मेंबर। ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 87 क्या कहता है। तो सेक्शन 87 जो है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। अब यहाँ बिजनेस देखिए, पहले तो आप ये समझ जाइए, यहाँ बिजनेस की बात जो कर रखी है, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि यहाँ जो है म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे जो है आपका जो है कोई वस्तु बेचने लगे, थिंग्स बेचने लगे, कि वो उन्होंने ईंटें बेचने स्टार्ट कर दी। ये मीटिंग्स ऐसी चीजें इस बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसी कोई बिजनेस की बात हो रही है। यहाँ क्या मीटिंग में, क्या बिजनेस मीटिंग में क्या चीज डिस्कस हो रही है, वो जो है आपका यहाँ पे बताया गया है। तो वो क्या बताया गया है कि देखिए कुछ भी डिस्कस हो सकता है। ठीक है। एनी बिजनेस में बी ट्रांजेक्टेड एट एनी मीटिंग, कोई भी बिजनेस जो है डिस्कस किया जा सकता है इन मीटिंग्स में। कुछ भी बात, जो भी उनके मुद्दे होंगे, जो भी कंसर्न होगी, जो भी मेंबर्स हैं उनके कंसर्न होंगे लोकल एरिया को लेके, जहाँ से वो इलेक्ट होके आए हैं, वो उस तरीके के वो मुद्दे वहां पे उठा सकते हैं। ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखा है कि सब्जेक्ट टू, कोई ऐसा प्रोविजन है जो इसके विरुद्ध बना रखा हो कि इन मुद्दों को जो है ये लोग नहीं उठाएंगे मीटिंग में, तो हाँ वो नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी बचता है वो सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोवाइजो जो है, एक और प्रोवाइजो है, ये क्या बात करता है देखिए यहाँ जो है आपका सिंपल मीटिंग्स की बात कर रखी है। सिंपल मीटिंग्स को मैं सिंपल किस तरीके से मैंने ये डिफरेंशिएट किया है सिंपल मीटिंग्स को, कि जहाँ वो मीटिंग्स जहाँ पर जो है कोई डिसीजन होना है और वो स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होना है। ठीक है। तो उन साधारण मीटिंगों के बारे में, उन मीटिंगों में तो क्या किया जा सकता है, उन मीटिंगों को, उनको जो है उन मीटिंगों के लिए आपका नोटिस देना जरूरी नहीं है कि नोटिस भी किस चीज का, कि हम ये वाला मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नोटिस दिया जाए, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए और उसके मीटिंग के मुद्दे के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, जहां स्पेशल रेजोल्यूशन से चीजें पास नहीं होती हो। लेकिन इसी के विपरीत जहां चीजें जो है स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होती होंगी, कोई ऐसा मुद्दा है जो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होता होगा, भाई वहां आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप प्रीवियस नोटिस भेजेंगे और आप उस प्रीवियस नोटिस में साफ साफ लिख के ये कहेंगे कि उसमें मुद्दा क्या है, एक्चुअली मुद्दा क्या है, कि जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन हो सके और वो उसी के अनुरूप वोटिंग कर सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपकी जो कह सकते हैं कि जो एक ऑब्लिगेशन है, ये यहाँ पे बताई गई है और ये इस ऑब्लिगेशन को फॉलो करा जाएगा। इसी के अलावा हम इसके नीचे जो सेक्शन है ये कहता है कि क्या आपको जो है जो मीटिंग होगी जिसमें नो कॉन्फिडेंस की मोशन की मीटिंग हुई, क्या उसमें भी आपको ये नोटिस देना पड़ेगा? क्या इस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी, वो करनी होगी पूरी? तो यहाँ ये मना कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोवाइजो है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है सिंपली ये कह रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस यानी प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं आपको निकालना है, उसको निकालना है, उसके बारे में आपको नो कॉन्फिडेंस लाना है, उसको रिमूव करना है म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स को, तो उस सिचुएशन में जो है मीटिंग का नोटिस देना जो है वो जरूरी नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऐसे मैटर्स लॉजिकली आप समझिए क्या, प्रेसिडेंट को आपने अगर जो नोटिस दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया यानी लोगों को भी नोटिस दे दिया, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है हॉर्स ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा, लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेवर में वोट करें और उस सिचुएशन में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब प्रक्रिया होगी, तो वहां उस सिचुएशन में ये सेक्शन में जो दी गई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है कि प्रीवियस नोटिस आपको देना है, वो चीजें जो है वो चीजें नहीं फॉलो करी जाएंगी और सिंपली जो है आप सीधे सीधे मीटिंग आप सीधे ही बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रखा है। इसी के बाद जब हम 87 में जो देखते हैं वो यहाँ पे पूरा हो जाता है और सेक्शन 88 में हम लोग आ जाते हैं। देखिए अब तक हमने क्या किया, हमको ब्रॉडली अभी ऊपर हमें समझ में आ गया मीटिंग कौन बुला रहा है, मीटिंग जो है बुलाई जो जा रही है उसमें आपका जो कितनी बुलाई जा सकती हैं, कौन उनको जो है बुला रहा है और उसी के बाद जो है उन मीटिंग्स में क्या मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। तो ये हमें अभी तक 86 87 में 88 में देख लेते हैं कोरम। देखिए कोरम जो है, कोरम क्या होता है, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसको कोरम कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसको मेजोरिटी से। ठीक है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लीजिए कि कोरम जो होता है मीटिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो आपके मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो जो रिक्वायर्ड है उनके बारे में बताया जाता है कि मीटिंग इन लोगों के बिना तो शुरू ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो शुरू की बात जो है वो कोरम में आती है, लेकिन जब डिसीजन करने की बात आती है कि फाइनल डिसीजन होता है, तो उसमें किस तरीके की आपकी जो मेजॉरिटी होगी, वो सिंपल मेजॉरिटी होगी, वो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, वो जो है मेजॉरिटी में बताया जाता है कि किस तरीके की वहां पे मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो ये दोनों में कोरम में और मेजॉरिटी में फर्क है। तो यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं कोरम की, और अभी आगे इससे आगे आने वाले सेक्शंस में हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे मेजॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कोरम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सिंपली सी ये बात क्या रखिए कि जहाँ जो स्पेशल रिजोल्यूशन से मुद्दे पास नहीं होने, जहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उन सिचुएशंस में मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, सिर्फ 1/3, 1/3 मेंबर चाहिए और उन्हीं 1/3 मेंबर से मीटिंग जो है वो स्टार्ट करी जा सकती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब क्लॉज 1 कहता है। सब क्लॉज 2 इसी के विपरीत कहता है कि जहां जो है चीजें स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होती हैं, वहां मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके मेंबर्स हैं वो लगभग कितने चाहिए होंगे, 1/2, यानी थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे। ऊपर वाला 1/3 है और यहाँ 1/2 है, तो इतने मेंबर्स जो है वो चाहिए होंगे। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे जो कह रखा है कि जो एक प्रोवाइजो दे रखा है, जैसे ऊपर हमने बात करी थी एडजर्नमेंट की। ठीक है, एडजर्नमेंट, वो तो एडजर्नमेंट क्या था,
वो किसी और कारण की वजह से एडजर्नमेंट था, कोरम की वजह से नहीं था। ऊपर जो हमने पोस्टपोन और एडजर्नमेंट की बात करी थी ऊपर वाले सेक्शंस में, याद है, तो वो पोस्टपोन और एडजर्नमेंट्स जो है वो कोरम की वजह से नहीं थे। यहाँ जो एडजर्नमेंट है और पोस्टपोनमेंट है जो बिजनेस का यानी मीटिंग का जो है उसको किया जा रहा है, तो उस यहाँ ये सिचुएशन है कि भाई कोरम नहीं है, इस वजह से प्रेसिडेंट मजबूर हो गया है, क्योंकि उसको 88 सेक्शन को फॉलो करना है और मिनिमम कोरम चाहिए और मिनिमम कोरम है नहीं, तो उसके पास रास्ता क्या बचता है, वो क्या कर सकता है, वो एडजर्न कर सकता है इस मीटिंग को। तो ये बात जो है यहाँ प्रोवाइजो में बताई गई है। इसी के बाद जो है जो और एक और बात करेगी, एडजेंट तो कर सकता है, एडजेंट करके डेट देगा कि हाँ आज एडजेंट कर दी गई, अब ये जो है 4 दिन बाद हेल्ड होगी, और उस 4 दिन बाद भी कोरम पूरा नहीं होता, तो उस दिन भी क्या हो सकता है, फर्दर एडजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी में इन दो पावर्स जो है, ये दो पावर जो है कि प्रेसिडेंट के पास है, यानी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास एडजर्न और फर्दर एडजमेंट करने की, अगर कोरम पूरा नहीं होता तो। ठीक है, तो यहाँ ये दो बात कह रखी है। इसी के बाद सेक्शन 89 देख लेते हैं। 89 क्या कहता है, 89 कहता है जो ये जब मीटिंग होगी पूरी की पूरी, तो एक आदमी होगा जिसको आप कहेंगे कि प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। आप लोकसभा राज्यसभा में भी देखते हैं कि लोकसभा में स्पीकर होता है जो प्रिसाइड करता है, और जो राज्यसभा में होता है वो चेयरमैन होता है जो प्रिसाइड करता है। इन दो लोगों का क्या काम होता है, प्रिसाइड करना, बस इनको जो है ऊपर बड़े चौधरी बना के बैठा दिया, क्या सिर्फ यही कोई जो है आपका इनका काम, तो नहीं, ऐसा काम नहीं है। इनको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है इन मीटिंग्स का। जब ये मीटिंग्स चल रही होती है तो उन मीटिंग्स को जो है ये डिसिप्लिन को कंट्रोल करते हैं। इसी के अलावा एक और फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जहां इक्वालिटी ऑफ वोट्स होती है, उसमें ये लोग क्या है, इनकी कास्टिंग वोट होती है। तो वो तो हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे, वो वाली ड्यूटी स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, मतलब स्पेसिफिकली वहां बता रखी है। लेकिन यहाँ जो ड्यूटी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की है वो क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कराने की। कहने का मतलब आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मतलब आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने का, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो क्या थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का इन प्रोसीडिंग्स में। तो यहाँ सेक्शन 89 में जो बता रखा है वो यही बता रखा है कि देखिए ये जो प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेगा, ऑफ कोर्स यही हमेशा मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। सोचिए जब प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन सोचिए दोनों ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में कौन प्रिसाइड करेगा, कौन डिसिप्लिन मेंटेन करेगा जो जो आपका मीटिंग्स को। तो वो यहाँ बता रखा है कि मेंबर जो है उस सिचुएशन में मेंबर जो है प्रिसाइड करेगा, जो भी इलेक्ट किया जाएगा मेंबर वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है, और इस मेंबर के पास जो अब ये प्रेसिडेंट बन गया है, टेम्पररी प्रेसिडेंट, सिर्फ मीटिंग्स के लिए प्रिसाइड करने के लिए जो मेंबर ये टेम्पररी बन गया है, इसके पास वो सारी पावर्स होंगी और डिसिप्लिन मेंटेन करने की सारी पावर्स होंगी जो कि एक्चुअल प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोविजन है सेक्शन 89। इसी के बाद जो है आपका ये बताया गया है सेक्शन 90 की कौन कौन मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो जनरल सी बात है, अगर हम जनरल रूल को देखें कि कौन मीटिंग अटेंड करता है, तो ऑफ कोर्स जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जो आपके ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ये सब लोग अटेंड करते हैं मीटिंग, जो भी आपका कंपोजिशन का पार्ट है म्यूनिसिपैलिटी का, तो वो सब लोग जो है अटेंड करते हैं मीटिंग। लेकिन एक खास बात यहाँ पे बता रखी है कि इन मीटिंग्स को क्या है, पब्लिक भी अटेंड कर सकती है, पब्लिक के लिए भी ये मीटिंग्स खुली होगी। तो देखिए क्यों होंगी ऐसी खुली, क्यों, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक भी मीटिंग्स में अपनी शिरकत दिखा सकती है, अपने अपने आप को जो है वो वहाँ पे जो है बिठा सकती है, सुन सकती है मीटिंग सारी की सारी क्या हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, अनलेस यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता रखा है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पब्लिक जो है यहाँ पे बिठाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा और कुछ ये अप्रोप्रिएट नहीं है, या मतलब किसी भी और अदर कारण वजह से कि कुछ सेंसिटिव मैटर है, नहीं पब्लिक के सामने नहीं डिस्कस होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में जो है प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है कि पब्लिक जो है वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी। तो ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। इसी के बाद जो है मैंने आपको बताया है कि जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो है ड्यूटी किसकी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है। तो यहाँ सेक्शन आगे वाला 91 यही कहता है कि जब कोई मीटिंग चल रही है
ठीक है, और उस मीटिंग में कोई मेंबर या कोई अदर पर्सन, देखिए मेंबर तो समझ में आता है मीटिंग में कौन हो गए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग हो गए, तो वो तो यहाँ पे बैठेंगे ही मीटिंग में, लेकिन जो अदर पर्सन है पब्लिक में से जो पर्सन है या कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो उनकी बात कर रहा है कि ये जो मेंबर्स वगैरह हैं, अगर जो इन लोगों को ये मीटिंग अटेंड करते हुए क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट ने कुछ कही है बात, डायरेक्शन इशू करी है, उसको नहीं मानते हैं, या क्या करते हैं जानबूझ के विलफुली डिस्टर्ब करते हैं मीटिंग को, उसको जो है कहीं ना कहीं मीटिंग में कोई ना कोई अड़चन आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास दो पावर होती है। सबसे पहले तो वो पोलाइटली कहेगा इन लोगों से, मेंबर से और पर्सन से कि आप यहाँ से मीटिंग से चले जाइए, तो ये कह सकता है। लेकिन अगर जो वो फिर भी ना जाए तो इनके पास, प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है कि वो जो है जो मे इम्प्लॉय अगेंस्ट हिम सच फोर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को जो है मीटिंग से बाहर निकाल सकते हैं, कि कह सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, मार्शल्स होते हैं जो एमपी एमएलए को बाहर निकाल के ले जाते हैं, जो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करते हैं और जिनको स्पीकर और चेयरमैन बाहर निकालने के लिए आदेशित करता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट कह सकता है जो भी मार्शल होंगे यहाँ पे कि भाई इन लोगों को, मेंबर्स को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको बाहर लीजिए। तो ये दो तरीके की पावर्स जो है आपको हम देखने को मिलती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती है। इसी के बाद डिसीजन बाय वोट, यहाँ क्या है देखिए, मैंने आपको कहा था कोरम, जब हम पढ़ रहे थे कि ऊपर जब शुरू होती है मीटिंग तब तो कोरम की जरूरत होती है, लेकिन जब कोई मुद्दा आ जाता है, डिस्कस हो जाता है, तो उसके बाद जो वोटिंग होती है वहां मेजोरिटी देखी जाती है। तो यहाँ सिंपली कहा गया है 92 में सेक्शन में ये बताया गया है कि जो भी जितने भी मुद्दे सारे के सारे म्यूनिसिपैलिटी में उठाए जाएंगे वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे, वो मेजोरिटी ऑफ वोट से। कहने का मतलब जो भी जिसके पास भी, जिसके पक्ष में भी मेजोरिटी वोट्स हैं, वो वाला डिसीजन जो है वही जो है माना जाएगा, और उसी को माना जाएगा कि ये पास हुआ है, स्वीकृत हुआ है एक म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, तो ये जो है आपका आदमी, तो ये आदमी कौन है, ये जो आदमी है ये वो आदमी है जिसको हमने 31 में बी में बात करी थी। 31 बी में कौन था, डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडी। देखिए हम बड़े कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम पे जब ये जिक्र आया था कि ये जो है आपका ये जो है ये कि कौन आदमी है, इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, ये आदमी आ तो गया है, बता तो दिया गया है इसके बारे में 31 बी में, लेकिन एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है हम वहां पे नहीं बता रखा था। तो